वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वार्नर ने बेसिकली आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो वैलेंसीज के बारे में बात करी थी। एक था प्राइमरी वैलेंसी और एक है सेकेंडरी वैलेंसी। अगर वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी लिखने को आता है तो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस आपको लिखने हैं और आपकी वार्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। तो लिखते हैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। इट इज द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन पर जो चार्ज निकालते हो, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, वही उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहलाती है। और हमेशा कैसी होती है वो? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होती है। अब उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हमें कैसा चार्ज चाहिए? नेगेटिव। तो लिखिए इट इज सेटिस्फाइड, इट इज सेटिस्फाइड by negative ions, या it is neutralized by negative ion. It is ionizable. बात करेंगे इस पे भी। और shown by dotted line, shown by dotted line. सेकेंडरी वैलेंसी में आइए, देखिए इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट, अब कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है किसी का 6 है तो उसमें आप पॉजिटिव लिगेंड भी लगा सकते हो, नेगेटिव लिगेंड भी लगा सकते हो और न्यूट्रल भी लगा देते हो। NH3 से भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, नाइट्रेट से भी होती है, क्लोराइडो से भी होती है। तो लिखिए इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, इट इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड नेगेटिव फिगर्स। लिखिए इट इज नॉन आयनाइजेबल, इट इज नॉन आयनाइजेबल and it is shown by bold lines, it is shown by bold lines। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं आपको, तो एक बार आप पढ़ भी लीजिए जो है। प्राइमरी वैलेंसी, द वैलेंसी इज नॉर्मली आयनाइजेबल, it is equal to the positive charge on central metal atom. These valencies are satisfied by negatively charged ions. It is represented by dotted line. It plays no role in determining stereochemistry. ये एक पॉइंट और लिख लेना, it plays no role in determining stereochemistry। ठीक है। और सेकेंडरी में आपने देखिए लिखा होगा this valence is non-ionizable. The secondary valency equal to the number of ligands atoms coordinated to the metal, यानी कि वही बात होगी coordination number. It is also called coordination number of the metal and is for a metal. ये भी लिख लेना, it is fixed for a metal, it is fixed for a metal. It is commonly satisfied by neutral, negatively charged, sometimes by positively charged ligands. It is represented by borderline. It is always directed towards the fixed position in the space. लिख लीजिए इसको भी, it is always directed towards the fixed position in space and leads to definite geometry of the complex compound, definite geometry of the complex compound। तो अभी हम स्ट्रक्चर्स तो नहीं पढ़ी हमने, बट 11th क्लास में आपने
केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था sp3d2 जो होता है इसकी स्ट्रक्चर होती है ऑक्टाहेड्रल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर को हम ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहते थे, स्क्वायर बाइपिरामिडल, ठीक है। और वहां पर sp3d2 निकालते थे हम नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा sp3 ये होता है टेट्राहेड्रल, और एक यहां पढ़ेंगे आप जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा dsp2, और इसमें एक और पढ़ेंगे आप इस साल d2sp3, वहां नहीं पढ़ा हमने। d2sp3 और sp3d2 दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा डोंट वरी, बट अभी कुछ स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको समझ में आने चाहिए। dsp2 ये होता है स्क्वायर प्लेनर, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो वह sp3 होगा, 3 और 1 4, 1 2 3 4, और अगर Cn नंबर 6 है तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा sp3d2 या d2sp3। तो कॉपी के टॉप पर यह चीज हल्के में लिख लीजिए, अगर Cn नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2 या d2sp3, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, और Cn नंबर 4 है तो यह हाइब्रिडाइजेशन और यह स्ट्रक्चर। चलिए ये हो गया आपका छोटा सा बेस। अब समझते हैं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को। एग्जांपल लिखते हैं, ये है, ठीक है। तो आप पहले तो मुझे बताइए इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या होगी, निकालिए। प्राइमरी वैलेंसी क्या है इसकी 3, ये तो 0 है, इसका -3, इसका +3। सेकेंडरी वैलेंसी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है, और 6 हैं तो Cn नंबर 6 है ना, तो स्ट्रक्चर होगी या तो sp3d2 या d2sp3, ठीक है। बट मैं यहां भी नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर पर, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मुझे बनानी है, क्लियर। अब हमने लिखा है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड ज्योमेट्री पोजीशन पे आती है, और सेकेंडरी वैलेंसी से ही आपके पास ऑक्टाहेड्रल है, तो सेंटर में लिखेंगे कोबाल्ट, और NH3 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 ये लोन पेयर देंगे इसको, NH3 और NH3। ये बोल्ड लाइन से दिखाया जाता है या डॉटेड से, बोल्ड से, ये डॉटेड लाइन से होता है, तो सेकेंडरी वैलेंसी है तो मैं इसको बोल्ड लाइन से बनाऊंगा, और इसकी पोजीशन फिक्स है। हो गया, क्लियर हो गया। अब प्राइमरी वैलेंसी बनानी है, +3 चार्ज, इसको कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है +3 चार्ज को, Cl-, तो Cl- आपको बनाना है डॉटेड लाइन से। किधर बनाएंगे, कोई फिक्स जगह है, पढ़ना जरा क्या लिखा है, किधर भी बना दो, इसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न है नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई काम ही नहीं है, किधर भी बना दो। तो मैं बना देता हूं, क्लोरीन, 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 क्लियर। प्राइमरी वैलेंसी +3 कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, Cl- आयन। सेकेंडरी वैलेंसी 6 कौन सेटिस्फाइड कर रहा है, 6NH3, क्लियर, ओके। और आइए कोबाल्ट
NH3 6Cl3, अगर मैं इसको पानी में डालूं तो आयनाइज हो जाएगा। क्या देगा आयनाइज होने के बाद में? CONH36 प्लस 3Cl माइनस, यही देगा। तो इसी तरह लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है? क्लोरीन, इसलिए क्लोरीन आयनाइजेबल है। कि आपको कैसे पता लगेगा? आप इस सॉल्यूशन की रिएक्शन करा दीजिए AgNO3 से और आपको पीपीटी मिल जाएगा AgCl पीपीटी। कितने मोल मिलेगा? 3 मोल, क्योंकि 3 मोल क्लोरीन निकल करके गया है। अगर क्लोरीन आयनाइज नहीं होता तो AgCl का पीपीटी भी नहीं आता। 3 मोल AgCl मिलने का मतलब है कि 3 मोल क्लोरीन आयनाइज हुआ होगा। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी होगी। सेटिस्फाइड कौन करता है? आयनाइज कैसे होता है? डॉटेड लाइन से शो करते हैं, कोई ज्योमेट्री में कोई रोल नहीं है और आयनाइजेबल है। ठीक है, लिखिए ये सब। पहले देखो, ध्यान से देखो, बाद में लिखना बेटा। पहले देखो कंपाउंड बन रहा है लॉजिकली, ऐसा नहीं कि मजे में कुछ भी बना लिया। न्यूट्रल है नहीं है? न्यूट्रल है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी है? +3। सेकेंडरी वैलेंसी 5। कैसे? ये लिगेंड नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स होती है 6। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? +3। कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? कितने Cl? 3 Cl माइनस। सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? 5 NH3 और 1 Cl माइनस। तो Cl कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। है कितने? ऐसा कैसे? यानी कि एक क्लोरीन ऐसा है जो दोनों काम कर रहा है, यानी कि 1 Cl माइनस प्लेज ड्यूअल रोल। अब अगर मैं उस Cl को यहां लिख दूं, इसको देखिए, ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाइड कर रहा है और सेकेंडरी भी। डॉटेड लाइन भी और बोल्ड लाइन भी। अब अगर मैं इसको पानी में डाल दूं, कितने क्लोरीन मिलेंगे? 2 क्लोरीन। AgNO3 का पीपीटी देगा, बट कितने मोल? 2 मोल। क्लियर है? लिख लो इसको। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं इसको कर देता हूं इस बार 4, इसको कर देता हूं 2। प्राइमरी वैलेंसी कितनी? 3। क्लियर? कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? 3 Cl माइनस आयन। अब इस पे +3 चार्ज है तो और तो कौन ही करेगा? यही तो न्यूट्रलाइज करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? 6। ठीक है, कौन सेटिस्फाइड कर रहा है? 4 NH3 और 2 Cl माइनस। अब इसमें दिक्कत हो गई, कितने Cl माइनस ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं? 2। यानी कि अगर मैं एक सेकंड, ना, इसको मुझे फिक्स पोजीशन पे बनाना पड़ेगा, है ना? है तो प्राइमरी, तो कोई भी एक चीज कर देता हूं मैं, यहां से कर देता हूं Cl और सेकेंडरी वैलेंसी का सेटिस्फैक्शन भी दिखा देता हूं। हो गया? ओके, कहीं भी बना दो, यहां 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 यहां, कोई भी एक पोजीशन। 1 Cl +1 और ये भी पीपीटी देगा। आप देख रहे हैं जो पीपीटी बन रहा है उसका अमाउंट कम होता जा रहा है। पहले 3 मोल, फिर 2 मोल, फिर 1 मोल। ठीक है, 1 मोल बनाइए। अब अगले वाला खुद ही करना, उसमें से एक NH3 कम करना और फिर इसको बैलेंस करना पूरा।
5 और ये हो गया 3, सॉरी ये हो जाएगा 3। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई 3 और यहां पर हो जाएगा 3 NH3 और 3 Cl-। इस बार तीनों के तीनों Cl- ड्यूअल रोल प्ले करेंगे, यानी कि अब एक जगह और आपको Cl- लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट है, इधर देखिए अब क्या ये AgCl के साथ पीपीटी देगा? नो पीपीटी। इसका मतलब एक भी क्लोरीन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें कह देगा कि आपको 2 मोल AgCl का पीपीटी मिला है, तो समझ जाना। और आपसे पूछेगा स्ट्रक्चर बताओ क्या रही होगी, तो अगर 2 मोल AgCl का पीपीटी मिला है तो 2 क्लोरीन यहां होंगे, उस हिसाब से हो जाएगा। फिर बोल देगा कि AgCl का एक कंपाउंड, मतलब आपको दे देगा कि ये है कि आपको मैंने दे दिया। अब हालांकि इस लेवल तक जाता नहीं है कि CO NH3 और Cl हैं, एक कंपाउंड A और एक कंपाउंड B कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये AgCl का पीपीटी नहीं देता, जबकि ये 3 मोल AgCl का पीपीटी देता है। और फिर आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कंपाउंड है कौन सा B है, तो वो सब इजी पड़ जाता है अगर आपको ये बेसिक्स में पता हो। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो जितने भी इसके जो पॉइंट्स है वो सब आपको नोट्स में रखे हुए मिल जाएंगे। और मैं इतना बता दूं, जितने भी नोट्स मैंने अभी तक बनाए 12th क्लास के, सबसे अच्छे नोट्स मैंने इसी चैप्टर के बनाए, मतलब बहुत अंदर से घुस घुस करके, वरना इतनी एनसीईआरटी मैंने कभी पढ़ी नहीं जितनी इसके लिए पढ़ ली मैंने, तो वो वहां मिल जाएंगे। सिंपल सिंपल मुद्दे की बात करते हैं। लिखिए नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हम वही करने, VBT हमने वहां भी पढ़ी थी, कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में, जहां हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालते थे, फिर उनकी स्ट्रक्चर पता करते थे। वही काम हम यहां भी करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली 2 तरह के लिगेंड होते हैं हमारे पास, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है। सिंपल। तो कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन से वीक फील्ड लिगेंड है, इनको पहचानने का कोई खास तरीका है नहीं हमारे पास, बट फिर भी जितने आपके 12th क्लास में जितने भी एग्जांपल है उस बेस पे जो मुझे लगता है वो मैं आपको लिखा देता हूं, आंसर्स आपके सबके सही आएंगे। लिखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ब्रैकेट में लिखना पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी। क्या चीज है ये बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे लिखिए फॉर पर्सनल यूज अकॉर्डिंग टू DSS all the ligands other than halogen and water are strong field ligand, नंबर 2, ठीक है। ये हो गया पहला खत्म। अब लिखिए वीक फील्ड लिगेंड, ब्रेक में लिखेंगे पेयरिंग नहीं होगी, मैं एक बार आपको थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं, मैं आपको 3D सीरीज समझा देता हूं। डी ब्लॉक के 3D सीरीज जो 4th पीरियड में एलिमेंट आते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं याद करवा देता हूं। हालांकि मैंने 11th में करवाया हुआ है, दैट वाज कका शक्ति वीकर मन फे को नी कु जन, ये मेन होते हैं, ठीक है। और यहां से हम बात करेंगे 21 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं आप क्या होगा? वो 10th क्लास में होते थे 288, बेवकूफ। ये होगा 3D1 4s2, बहुत ध्यान से देखिए। और इसके आगे आर्गन 18 होगा, बट वो लिखना नहीं है मेरे को। ये 22, तो क्या होगा 3D2
4s2 और 23 में 3d3 4s2। देखिए इधर आटा साटा करना है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, यही हो रहा है। 24 क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, होना 3d4 4s2 चाहिए, बट होता 3d5 4s1 है। मैग्नीज 25 26 27 28 29 एंड 30, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10, ये भी आपका एक्सेप्शन होता है, होना 3d9 4s2 चाहिए, बट इसका इधर आ जाता है तो 3d10 4s1 और ये 3d10 4s2। और इसको याद करने का तरीका जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं, ककाश शक्ति विकर्बन फेको निकुजन, इसको रात को खाना खाने के बाद में 2 बार और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद में 4 बार जाप करें, 2 दिन में ये याद हो जाएगा। ककाश शक्ति विकर, लिख लो इसको, तब तक मैं बोलता जाता हूं, आप भी मन मन में मेरे साथ बोलते चलिए और ये लिखते चलिए। ककाश शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, ककाश शक्ति विकर्मन फेको निकुजन, ककाश शक्ति विकर्मन फेको निकुजन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और एक नोट लिख लीजिए, D1 D2 D3 D9 D10, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन आता है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो पेयरिंग नहीं होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही क्यों ना आ जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही क्यों ना आ जाए। ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, अब जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको मैं एक बार एक एग्जांपल लेकर के यूज करता हूं। लिख लिया, ध्यान से देखना इसको। क्रोमियम NH3 6+3, ठीक है, पहले देख लूं सबको दिख तो रहा है ना, तो मैं मीट में कोई हो ही नहीं। ठीक है, ओके, ध्यान से देखना इसको। पहले ये बताइए NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? क्या लिखाया था आपको? हैलोजन और वाटर वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो NH3 क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। देख लो, तो ये पेयरिंग करेगा, पहली बात ये। बट मैं एक बार क्रोमियम से बात करता हूं। क्रोमियम होता है 24, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पूरा लिखो, ठीक है। आर्गन 3d5 4s1, क्लियर। और इसमें 3p भी 4p 4s 4p और 4d भी होंगे जो कि खाली पड़े, क्लियर है। अब ये क्रोमियम है, क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 है, तो क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दो, एक ये चला गया, 2 इसमें चले गए, तो ये हो गया 3d3 4s1 4p0 4d0 4s0, सॉरी, क्लियर। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होनी चाहिए, बट D3 कॉन्फ़िगरेशन, सो पेयरिंग नहीं होगी। ये मुझे अलग से दिमाग में मेरे चल रहा है। ओके, D3 6 है, CN नंबर 6 है, हाइब्रिडाइजेशन आएगा
या तो sp3d2 या d2sp3। क्लियर? देखते हैं 3d, डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। कोई दिक्कत इसमें? एस खाली पड़ा है, पी खाली पड़ा है, डी खाली पड़ा है। ठीक है, क्या पेयरिंग होगी? नहीं होगी। ऐसा कैसे रहेगा? और तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए? 6 ऑर्बिटल चाहिए। सी नंबर 6 है 6, तो 2 में उठा लूंगा डी के, 1 उठा लूंगा मैं एस का, और 3 उठा लूंगा मैं d2sp3 पी के। तो ये हो गया आपके पास d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। भाई सुनो, क्रोमियम जो मेटल है, इसके जो ऑर्बिटल है उसमें ये लिगेंड जो है ये अपने लोन पेयर रखता है। जैसे मैं बात करता हूं CH4 था 11th क्लास में, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयरिंग करता था। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये हैं 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग करता था, तब जाके बॉन्ड बनता था। तो CH4 बनाने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए ना, तभी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऐसे ही CN6 होने के लिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो एक s का, या 2 ऑप्शन है आपके पास, sp3d2 ले लो या d2sp3 ले लो। अब आप कौन सा लोगे ये मैं डिसाइड करवा रहा हूं। तो मेरे पास पता लगा कि मुझे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थे, तो 2 मैं इसके ले लूंगा स्टार्टिंग से, क्योंकि इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो d2sp3, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज हुए? 2 3 और 3 6। तो जब ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज होंगे तो 6 ही बनेंगे। याद कीजिए आलू टिक्की 11th क्लास में पढ़ाई थी मैंने, कि आपके पास अगर 6 आलू की टिक्की बनानी है तो 6 आलू लाओगे, वो सबको मिला करके सेम साइज वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो यहां पर 1 2, अब आपके टीचर ने किसी और तरीके से पढ़ाया तो वो उनके हिसाब से देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑर्बिटल है मेरे पास। इन सबको मिला करके मैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊंगा। ये रहे मेरे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हो गए? ये क्या है आपके पास? ये है 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। अब NH3 कितना है? 6, तो हर एक NH3 अपने 2 लोन पेयर यहां रखेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इससे बॉन्डेड हो जाएगा। वैकेंट ही आने, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे, तो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके। क्लियर? ओके, अब कुछ बातें समझते हैं। क्रोमियम के पास अगर यहां देखें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बचेंगे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा होगा? ये कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कलरफुल भी होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। अगर ये नहीं होते तो ये कलरफुल भी नहीं होता और डायमैग्नेटिक होता। ये सब 11th क्लास में पढ़ा है, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? d2sp3, sp3d2 नहीं आया। अगर ये मेरा भरा होता तो मैं ये वाले d2 यूज करता, तो वो sp3d2 आ जाता। इसमें ये देखो 2 तरह के डी है हमारे पास। ये डी, ये कैसा है? आउटर ऑर्बिटल वाला डी, और ये कैसा है? इनर ऑर्बिटल।
उस एग्जांपल में कराऊंगा ना आगे। तो इसीलिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है D2sp3, यानी कि D कौन सा वाला यूज हुआ है, बाहर वाला अंदर वाला, तो ये कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कंपाउंड। मैंने करवा दिया है, ऐसे भी मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा तो ये धीरे 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 क्लियर होता जाएगा। लिख लीजिए ये सब, बहुत ज्यादा चीजें बता दी मैंने एक ही एग्जांपल में। मैं आपको एक बैक स्टोरी सुना देता हूं छोटी सी, कि एक्चुअली होता क्या है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसमें एक मेटल होगा और उसमें होंगे लिगेंड, या 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। बेसिकली ये मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, 5 है तो 5 और 6 है तो 6, ये लिगेंड अपने लोन पेयर इसमें रखते हैं, और ये मेटल है और ये लिगेंड है। इस तरह से मेटल और लिगेंड के बीच में क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। हमें ये 6 ऑर्बिटल निकालने पड़ते हैं। अगर 6 हैं तो हमें एक s का 3 p के 2 d के निकालने पड़ेंगे, या 2 d के अंदर वाले जैसे इसमें करा, फिर एक s का 3 p के, और अगर ये भरा हुआ मिल जाता हमें तो हम एक s का 3, ये अभी तो भर गए तो 2 आगे वाले उठाते। क्लियर? तो मुझे वो ऑर्बिटल चाहिए, तो जो जो ऑर्बिटल आप निकालते हो उसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं कि एक s का लिया, 3 p के लिए और 2 d के, तो sp3d2 है या फिर D2sp3 है। बेसिकली ये होता है। तो मैंने इसमें क्या करा, पहले देखा क्रोमियम 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने, फिर +3 है तो +3 की स्ट्रक्चर लिख दी। अब मुझे ये पता लग रहा है कि D3 है, S खाली है, P खाली है, D खाली है, मैंने बना दिया। फिर मेरे को पता लगा D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग क्या होती है वो हम बाद में डील करेंगे, बट पेयरिंग नहीं होगी, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, पहली चीज। बट NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होनी चाहिए, बट D3 है इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ही फील्ड लिगेंड क्यों ना हो। तो मैंने इसको बिल्कुल छेड़ा नहीं, मुझे चाहिए तो 6 ऑर्बिटल, 2 मुझे यहां मिल गए, 3, 4, 5, 6, तो मैंने इनको यूज करा और D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन घोषित कर दिया इसको। तो ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि ये ऑर्बिटल आपस में मिल जाएंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इन सबको मिलाकर के मैंने ये आलू की टिक्की बना दी 6। ये है एक D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में लिगेंड्स ने अपने क्या क्या रख दिए, लोन पेयर रख दिए। अब ये फाइनल कंडीशन है, ये किसका स्ट्रक्चर है, क्रोमियम NH3 6+3 का स्ट्रक्चर है। इधर देखो, इधर देखो क्या है इसमें ऑर्बिटल डायग्राम, 3 s के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखो इसके खाली, और ये लिगेंड भी मिल गए, है ना, ये मेटल का और ये लिगेंड का, दोनों मिला दिया ना अपन ने। अब दोनों मिलाने के बाद मैंने देखा कि इसके पास कितने, 3, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलरफुल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और इसमें एक चीज और हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला मेरे को पता नहीं, भूल भाल गया मैं, ठीक है वो मैं लिखा दूंगा, n×n+2 करके निकलता है, वो डाइपोल मोमेंट करके कुछ निकलता है, नहीं नहीं, हाँ मैग्नेटिक मोमेंट निकलता है। क्या है फॉर्मूला उसका, चलो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इतना ही है, ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।